न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और बड़ी कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। और इस वक्त की बड़ी खबर क्या है वो आप जान लीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने अभी मीटिंग शुरू होने से कुछ ही मिनट पहले, यानी कि सिर्फ 2-4 मिनट पहले बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अपनी बात प्रधानमंत्री के सामने रखूंगा। उन्होंने पूरी बात क्या कही है आपको सुनवाते हैं। जी प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी के, उनको हक है जो बोलने का है। मैं उसके बारे में क्यों कहूँ, वो तो उनने कहा, मैं क्यों कहूँ उसके बारे में। एजेंडा क्या है? मेरा जो एजेंडा है मैं वहाँ से बात करके आपको बताऊँ। मेरा जो एजेंडा है वो मैं बात करने के बाद बताऊंगा। बात करने से पहले खुलकर फारूक अब्दुल्ला नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन एक बात उन्होंने फिर से दोहरा दी है। उन्होंने कहा है कि जो महबूबा मुफ्ती ने कही है वो उनकी बात है, उनकी बात को मैं क्यों कहूं। अब इसके कई मायने हैं। मायने इसके ये भी हैं कि जो गुपकार ग्रुप है उस गुपकार ग्रुप में क्या फूट पड़ गया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक से पहले तमाम जो गुपकार ग्रुप अलायंस के जो नेता हैं या पार्टियां हैं वो अपने अपने विचारधारा, अपनी अपनी बातों के साथ इस मीटिंग में जा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में यह मीटिंग शुरू होने वाली है। 3:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में बैठक में शामिल हो जाएंगे। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और 3 बजे की ये मीटिंग रखी गई है। 3 बज भी चुका है और सीधे अब मैं आपको लेकर चलता हूं। मेरे सहयोगी अनुराग दीक्षित इस वक्त पीएम आवास के बाहर मौजूद हैं। अनुराग, अब 3 बज चुका है और नेता भी लगभग पहुंच चुके हैं। क्या जानकारी है इस वक्त वहां से आपके पास? जी विद्या, देखिए इस वक्त की जो तस्वीरें और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अब से कुछ देर पहले पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पर। अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं मनोज सिन्हा और इसका सीधा मतलब ये है कि जो बैठक है वो बस कुछ ही मिनटों के अंदर शुरू होने जा रही है। हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा और मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ बने हुए हैं जो लगातार इस पूरे मामले को पहले दिन से लगातार कवर करते आ रहे हैं। विकास जी, आपने कई नेताओं से बात की है जो जम्मू कश्मीर से आए हैं यहाँ पर, क्या कुछ वो कह रहे हैं और क्या वो जम्मू कश्मीर की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए कह रहे हैं जब वो बात करते हैं 370 की, 35 की, पाकिस्तान की, या कुछ और के दिमाग में चल रही है? देखिए, जो जम्मू कश्मीर के जो सियासी जो दल हैं उनके नेता आए हुए हैं, उनके अपने एजेंडे बिल्कुल अलग हैं। वो वहाँ की कंस्टिट्यूंसी को उन्हें एड्रेस करना है। वो उन्हीं मुद्दों को उठाएंगे जिससे उनको वहाँ राजनीतिक लाभ मिलता हो या उनकी व्यवस्था बनती हो। जो केंद्र सरकार की तरफ से खुलासा नहीं किया गया कि उनके एजेंडे क्या हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो जानकारी आई है उससे सहज तौर पर यही लगता है कि दोनों एजेंडे में कोई मेल नहीं है। फिर क्या निकलेगा? 3:10 पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे मेज पर बात करने के लिए, बैठेंगे, क्या निकलेगा? देखिए, इस बैठक की सफलता तभी है, प्रधानमंत्री तभी सफल हो पाएंगे जब अपने एजेंडे पर सहमति प्रधानमंत्री बना लें। क्योंकि धारा 370 की बहाली की अगर बात ये गुपकार ग्रुप के लोग करेंगे और उसमें प्रधानमंत्री के एजेंडे में ये शामिल है ही नहीं, तो ऐसे में कैसे सहमति बन पाएगी कि इस बैठक में क्या कुछ निकला? तो सीधा सवाल है कि दोनों लोगों के एजेंडे में कोई मेल नहीं है। अनुराग, सबसे बड़ी बात ये, वो अपने कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करेंगे। प्रधानमंत्री इतने बड़ी बैठक बुलाए, पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि हम तो जम्मू कश्मीर पे जनतांत्रिक तरीके से चलना चाहते हैं, चल रहे हैं। देखिए, इन लोगों को हमने टेबल पे बुलाया, टेबल पे बैठ के बात किया, अब ये नहीं मान रहे हैं तो हम क्या करें? विकास जी, बहुत संक्षेप में, क्योंकि एक मिनट इस वक्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले 22 महीनों में जब से 370 को हटाया गया है तब से लेकर अब तक डेवलपमेंट के क्या कुछ काम किए गए हैं, क्या इस पर भी आज बात होने जा रही है? क्या बताएंगे उपराज्यपाल उन तमाम नेताओं को कि हमने क्या कुछ कदम उठाए जम्मू कश्मीर? बिल्कुल, ये लगभग 15 दिनों से एक्सरसाइज चल रही थी। सभी तहसीलदारों से रिपोर्ट मंगा ली गई है कि किस तहसील में क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं, आर्थिक गतिविधि कैसे चली है। यहाँ तक कि अगर 1-2-4 टूरिस्ट भी किसी नए पॉइंट पे पहुंचे हैं तो उसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री के पास है, जो यहाँ इस बैठक में रखेंगे कि 370 हटने के बाद से क्या विकास हुआ है, नौजवानों को कितना रोजगार मिला है, लोगों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ा है, लोग मुख्य धारा से कैसे जुड़ रहे हैं। अब उसका परिसीमन करना, राजनीतिक परिस्थिति बदलना कितना जरूरी है, प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इन बातों को रखें। मधुरेंद्र, 22 महीनों में आतंक पर कैसे नकेल कसी गई है, ऑपरेशन ऑल आउट को कैसे आगे बढ़ाया गया है, क्या इस पर भी कुछ आंकड़े रखे जाएंगे? क्या इस पर भी बात होगी? देखिए, बिल्कुल इसके आंकड़े रखे जाएंगे। और आप देखिए कि अगर आज पाकिस्तान के साथ सीज फायर है तो एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच जो शांति व्यवस्था और प्रक्रिया को बहाल करने की स्थिति जम्मू कश्मीर के रास्ते चूंकि आतंकवाद का समूचा एक तरह से गतिविधियां शुरू होती हैं, उसमें एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। और जाहिर तौर पर आप देखें तो पिछले 22 महीनों में जिस तरह का ऑपरेशन चलाए गए जम्मू कश्मीर में, आप देखिए कि पुलवामा के बाद कोई बड़ी घटना नहीं हुई। तो साफ तौर पर जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को एलिमिनेट करने की जो पूरी प्लानिंग है
वो दिखाई दे रही है। एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो डीडीसी के सफल चुनाव कराए गए वो इस बात के साफ साफ परिचायक हैं कि अब राज्य में जमहूरियत को स्थापित करने के लिए जो अगला कदम है उसका एजेंडा सरकार सेट कर चुकी है और अब कश्मीर के दलों को उसी एजेंडे पे आना होगा, वरना ठीक है अनुराग, जरा इस वक्त एक बड़ी खबर है अपने दर्शकों को बता देते हैं। 3:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी अब से ठीक 7 मिनट के बाद इस बैठक में शामिल हो जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे। बाकी जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। अब से ठीक 6 से 7 मिनट के भीतर, 6 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हो जाएंगे। और इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अशोक पंडित साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक पंडित साहब आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर PM त्रिपाठी संविधान विशेषज्ञ जुड़ गए हैं और राहुल देव साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब जुड़ गए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राहुल देव जी, सबसे पहले आपके पास, जैसा कि हमारे सहयोगी विकास चंद्रा बता रहे थे कि देखिए एजेंडे जो हैं वो अलग अलग हैं। प्रधानमंत्री जिन एजेंडों पर, जिन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, हो सकता है कि जो लोग बात करने के लिए पहुंचे हैं उनका एजेंडा वो नहीं हो, तो फिर इस मीटिंग, इस बैठक को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाएगा? क्या इस मीटिंग और इस बैठक से कुछ नतीजा निकलेगा भी और उसका कुछ फायदा आने वाले दिनों में होगा भी? इसकी कितनी उम्मीद करें सर? देखिए, इस बैठक को एक प्रक्रिया की शुरुआत के रूप में देखना चाहिए, जो प्रक्रिया लगभग 2 साल से रुकी हुई थी। तो इस बैठक से ये उम्मीद करना कि सारे मुद्दे हल हो जाएंगे, सारे जवाब मिल जाएंगे, सबके समाधान सबको मिल जाएंगे, ये ठीक नहीं होगा। ये एक जो घोषणा करते रहे हैं प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री दोनों ने संसद में घोषणाएं की हैं, बाहर भी की हैं कि जो भी एक बदलाव किया गया था अगस्त 2019 में वो एक अस्थायी प्रक्रिया थी और सरकार का इरादा है कि उसको पूर्ण राज्य का दर्जा वापस किया जाए। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें करना जरूरी है। जो इस बीच एक प्रक्रिया, बातचीत की राजनीतिक प्रक्रिया जो रुक गई थी, तो अब एक बार फिर से वहां के प्रमुख राजनीतिक मुख्यधारा के नेताओं को बुलाकर उनसे बातचीत की शुरुआत हो रही है जी। केंद्र ने अपनी ओर से कोई भी औपचारिक एजेंडा सामने नहीं रखा है जी। यानी केंद्र इस पर एक खुली बातचीत का मन बनाकर आया है और उससे ये कहा गया है, संकेत भी यही है कि सरकार चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है कि ये सभी जम्मू कश्मीर के नेता अपने मन की बात सामने रखें, अपने मुद्दे सामने रखें। उस पर जाहिर है कि जो सरकार ने कदम अब तक उठाए हैं, जो अब तक नीति अपनाई है, उसके दायरे के भीतर ही बात होगी जी। लेकिन कम से कम बातचीत की शुरुआत हो रही है, तो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत के रूप में ही इसको देखा जाना चाहिए। कम से कम ये एक पॉजिटिव साइन है, संकेत अच्छे हैं कि कम से कम एक बातचीत की शुरुआत हो रही है। अशोक पंडित साहब, बातचीत की शुरुआत हो रही है, राहुल देव जी कह रहे हैं कि ये कम से कम एक, आप ऐसे देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव साइन है। ये संकेत ऐसे हैं कि कम से कम कश्मीर में जनतांत्रिक बहाली और लोकतंत्र की बहाली, वहां पर चुनावी प्रक्रिया के मद्देनजर जो बातचीत कम से कम शुरू होनी चाहिए, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पर, किन बातों पर आज बैठक में बातचीत होना जरूरी है और क्या कश्मीरी पंडितों का मुद्दा जो है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए? विद्यानाथ जी नमस्कार। मैं इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत का खंडन करता हूं और मैं बिल्कुल इस पूरे प्रोसेस को अपोज करता हूं और उसके बहुत 3-4 मुख्य कारण हैं। पहली बात तो ये कि मुझे अपने आप को झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं हकीकत से अपने आप को जोड़ के रखता हूं और ज़मीनी हकीकत जो है, हम उसको अपने आप को जोड़ के रखते हैं, जोड़ के रखा हुआ पिछले 31 साल के हमारे निर्वासन और जेनोसाइड के बाद। हम किससे मिल रहे हैं, हम किन लोगों से मिल रहे हैं, वो कौन हैं, उन्होंने पिछले 70 साल कश्मीर में क्या किया और खास करके पिछले 35 साल तक कश्मीर में क्या किया। ये आतंकवादी सपोर्टर्स हैं। इन लोगों ने कश्मीर में आतंकवाद को पैदा किया, पनपाया, बड़ा किया। इन्होंने हिंदुस्तान को लूटा, इन्होंने हमारी हत्याएं की, इन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को मारा। यह हुर्रियत के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर इन्होंने कश्मीर में राज किया जी। इन्होंने जम्मू को हर वक्त दरकिनार किया, लद्दाख को दरकिनार किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर को एक नरक बना के रखा हुआ था इतने सालों तक, कश्मीर, लद्दाख और जम्मू तीनों को। अगर 5 अगस्त 2019 को एक इतिहास रचा गया था,
एक नया कश्मीर क्रिएट किया गया था, नए नए लोग कश्मीर के पॉलिटिक्स से जुड़े। हिंदुस्तान का झंडा आज भी जो सड़क पे वहां लहराता है वो ये लोग नहीं है। तो पहली जो मीटिंग है विद्यानाथ जी, वो उन लोगों के साथ होनी चाहिए थी जो इस हिंदुस्तान में विश्वास रखते हैं, जो इस हिंदुस्तान के झंडे में विश्वास रखते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को वहां पर बाकायदा जिंदा रखने के लिए अपनी जानें दी हैं। ये पत्थर फेंक, इन्होंने हत्याओं के अलावा कुछ किया नहीं है। मेरे पूरी की पूरी कौम को इन्होंने कश्मीर से बाहर निकाला। ठीक से आप प्रतिक्रिया इनके साथ शुरू कर रहे हैं, तो हम जैसे जो लोग हैं, जो विक्टिम्स है टेररिज्म के, जो वो लोग हैं जिन्होंने 5 अगस्त के बाद एक प्रतिक्रिया शुरू की और एक कॉन्फिडेंस दिया कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को और जम्मू के लोगों को, ये पहली मीटिंग तो उनके साथ होनी चाहिए थी। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया की शुरुआत के लिए, प्यार करने वाले लोग हैं, उस प्रक्रिया की शुरुआत के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था ही हो सकती है। जनरल गुरमीत सिंह साहब हैं सर, क्या ये जो बैठक हो रही है, और जैसा कि अशोक पंडित जी कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में आतंक को पनपने दिया, जिन्होंने पत्थरबाजों को पैदा किया, तो इन लोगों के साथ बैठक नहीं करनी चाहिए थी। आप सहमत हैं क्या इस बात से? अहम वाली मीटिंग है। तो इसके अंदर में जो मकसद है वो आउटरीच है और ये मूव फॉरवर्ड, और मैं कहूंगा ये एक वे फॉरवर्ड है। देखिए, इसके अंदर में बहुत जरूरी है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि जो हमारे मुद्दे हैं डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, जो पीस की बहाली करनी है, किस प्रकार से जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो डीडीसी इलेक्शन बहुत ही सफल इलेक्शन थे, उसके बाद में क्या करना है। देखिए, इसमें जिस प्रकार पहले नजर आया कि कुछ लोग अपने अलग ख्याल से जा रहे हैं, कईयों ने तो ये कहा, एक ने तो कहा कि पाकिस्तान के साथ में बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये जो बातचीत है ये इंटरनल इशू है, इंटरनल मैटर है। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, अपने दर्शकों को बता देते हैं। गुरमीत सिंह साहब, आपके पास लौट कर आऊंगा। ये बैठक जो आज इंतजार लोग सुबह से कर रहे थे, जिस बैठक का, वो बैठक इस वक्त शुरू होने की जानकारी मिल गई है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में पहुंच गए हैं। तमाम जो बाकी नेता थे वो पहले ही पहुंच चुके थे और ये बैठक शुरू हो गई है। कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक शुरू हुई है, कश्मीर के तमाम उन नेताओं के साथ जिनके साथ कश्मीर को लेकर आगे की बात होनी है। अनुराग दीक्षित पीएम आवास के बाहर, प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। अनुराग, बिल्कुल विद्या, तो इस वक्त की बड़ी खबर जैसा आप साझा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम जो नेता जिनको न्योता भेजा गया था वो पहले ही पहुंच चुके थे, और अब बड़ी बात यही है कि वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी इस बैठक में। लगभग 22 महीने के बाद ये बैठक हो रही है सर्वदलीय, जिसमें जो मोटे तौर पर मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, जैसे हमारे सहयोगी लगातार जो श्रीनगर को, कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को कवर करते रहे, गृह मंत्रालय को कवर करते रहे, वो बता रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर कि चुनाव, परिसीमन, इसके साथ साथ विकास, आतंक और इस तरीके के जो तमाम मुद्दे हैं उन पर यहाँ पर चर्चा होनी है। लेकिन एक चीज मैं विकास जी आपसे समझना चाहूंगा, क्या इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में एक नई शुरुआत की उम्मीद यहां से की जाए, या आज ही सारे समाधान निकल जाने हैं, इस बैठक में बहुत लंबी चलेगी? देखिए, केंद्र सरकार की ओर से और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इसी बात का प्रयास है कि एक और नई शुरुआत हो। जब धारा 370 हटाया गया तो प्रधानमंत्री ने कहा ना था कि फेयरवेल दे दिया उसको, अब नए जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। तो नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से तमाम सारी योजनाएं, परियोजनाएं, अब बहुत सारे काम वहाँ पर उठाए गए, विकास के कार्य किए गए, और ताकि एक संदेश जाए। अब इस बैठक के जरिए एक संदेश देने की कोशिश है और राजनीतिक तौर पर एक सहमति बनाने की कोशिश है। देखिए, विधानसभा चुनाव वहाँ कराने की मांग हो रही है। अब आज जो बैठक हो रही है, इस बैठक में भी विधानसभा चुनाव की बात आएगी, ये स्टेटहुड की बात आएगी, आतंकवाद का मामला सामने आएगा, और निश्चित, जैसा मैंने पहले कहा, जो आपसे बात हो रही थी, और वही बात जो पूरा जो ग्रुप आया है बात करने के लिए, निश्चित तौर पे विकास कह रहे हैं, यही बात अशोक पंडित ने कहा कि भाई आतंकवाद का आप जिक्र करेंगे तो इन नेताओं से बात कैसे कर सकते हैं। याना मीर कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और माजिद हैदरी भी हमारे उसमें दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। माजिद हैदरी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। याना, आपको लग रहा है कि ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कश्मीर में अगर आप चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली हो, प्रजातांत्रिक तरीके से वहां पर चुनाव कराने की तैयारी हो, तो इन लोगों से बात कर लेनी चाहिए? देखिए, ये जो मरकज का डिसीजन था
कि ऑल पार्टी मीट रखी जाए। इससे उनका मतलब पीएम मोदी की गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है वो साफ हो जाता है कि वो एक इलेक्टोरल प्रोसेस फिर से शुरू करना चाहते हैं कश्मीर में, और कश्मीरीज को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन जैसे गुलाम अहमद मीर ने स्टार्ट में कहा कि पहले मुद्दा तो बताइए कि किस इंटेंशन से ये मीटिंग रखी गई, वो मुद्दा तो बताइए, किस मुद्दे पे चर्चा होगी ये तो बताइए। क्योंकि अगर चर्चा 370 पे होने वाली है तो ये तो हम सब जानते हैं कि 370 वापस आ ही नहीं सकता, तो इट इज नो पॉइंट। चर्चा अगर स्टेटहुड रेस्टोरेशन पे होने वाली है तो मैं याद दिला दूं कि अमित शाह साहब ने क्लियरली बोला था कि जिस दिन स्टेटहुड रिस्टोर होगा यूथ पॉलिटिकल लीडर्स को बढ़ावा दिया जाएगा, उनको सपोर्ट दिया जाएगा और यूथ को पॉलिटिक्स हैंड ओवर किया जाएगा। फिर इन मतलब पुराने लीडर्स जिनको हम ऑलरेडी एंटी नेशनल करार दे चुके हैं, जिनकी पार्टी में से कई लीडर्स तो डिटेंशन में, जेलों में है फॉर रॉन्गफुल एक्टिविटीज अगेंस्ट द नेशन, इनको वापस बुलाने का मतलब क्या हुआ? और तीसरा, जम्मू कश्मीर की अगर आवाम की मसलों के बारे में ये मीटिंग होने वाली है तो फिर इनको बुलाना था, डीडीसी जो हमारे लीडरान हैं उनको बुलाना था, या फिर जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको बुलाना था। ठीक है, अगर नेशनलिज्म की इनको चर्चा करनी है तो इनको ऐसे लोग बुलाना, जैसे अशोक पंडित जी ने कहा कि ऐसे लोगों को बुलाना था जो मतलब जो पाकिस्तान की बात नहीं करते, जो इंडिया की बात करते हैं और कश्मीर और इंडिया की इंटीग्रेशन की बात करते हैं। राहुल जी, एक छोटा सा कमेंट मैं चाहता हूं, जो अशोक पंडित जी कह रहे हैं और जो याना कह रही है उस पर, उसके बाद हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ हैं, उनके पास भी चलेंगे, डॉक्टर त्रिपाठी उनके पास भी चलेंगे। देखिए, ये लोगों की अपनी, अशोक पंडित हमारे मित्र हैं, इनकी अपनी निजी राय है, याना की अपनी निजी राय है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप कुछ भी कहें, हम अपने मन में किसी को अपना, किसी को पराया मानकर बैठ जाएं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने 14 लोगों को बुलाया है जो वहाँ की मुख्य धारा की पार्टियों के नेता हैं, तो सोच समझ के ही बुलाया होगा। क्या उनको नहीं मालूम कि कौन किसकी क्या भूमिका रही है, कि किसके कहाँ तार जुड़े हैं? उसके बावजूद उनको बुलाना इस बात का संकेत है कि केंद्र ये मानता है कि ये नेता और ये पार्टियां कश्मीर के राजनीतिक कई धाराएं जो है वहां पर उनकी मुख्य धाराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है सर, ये नेता करते हैं, इसलिए उनको शामिल ना करके बाहर रख के तो कोई राजनीतिक प्रक्रिया वहां शुरू हो ही नहीं सकती। ठीक है सर, डॉक्टर त्रिपाठी आपका कमेंट। विचित्र सोच है। डॉक्टर पीएम त्रिपाठी जी। हाँ, बताएं क्या सवाल है आपका? डॉक्टर त्रिपाठी, सवाल यही है, जैसा अशोक पंडित कह रहे हैं और याना कह रही हैं कि अगर आपको बैठक करनी थी तो उन लोगों को बुलाना चाहिए था जो लोग अब कश्मीर को आगे ले जाएंगे, ना कि उन लोगों को जो कश्मीर को पीछे ले जाते रहे हैं या फिर अभी भी वो पाकिस्तान की बात करते रहे। देखिए, अशोक पंडित जी का कहना, उनका दुख, उनका दर्द, उनकी पीड़ा जो उन्होंने निर्वासन इतने वर्षों से भोगा है, तो स्वाभाविक है ये दर्द छलक कर आएगा। लेकिन ये प्रक्रिया की शुरुआत है, ये अंत नहीं है। तो इसमें आज जो कश्मीर की, जम्मू की मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां रही हैं अब तक, जिन्होंने नेतृत्व किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, पाकिस्तान परस्त हैं, भारत परस्त हैं, लेकिन एक प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है जिसमें धीरे धीरे सभी लोग शामिल होंगे। और मैं समझता हूं कि इसमें कश्मीरी पंडित भी, उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो आगे होगा ही। और जो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए समाज सेवी हैं, एनजीओज़ हैं, सिविल सोसाइटी है वहाँ की, उनको भी शामिल करना चाहिए, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के कॉमन मैन, वहाँ के लोगों को भी। लेकिन ये एक दिन में, एक बार में, एक साथ नहीं हो सकता है, तो इसकी कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी ही थी जी। तो इट्स अ गुडविल जेस्चर, इसको एक सद्भावना संकेत के रूप में देखना चाहिए जो भारत सरकार की ओर से कश्मीर को विशेष तौर पर और भारत को एक समग्र तौर पर यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हम उसको लेकर गंभीर हैं और हमने उस संवाद की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है जिसमें धीरे धीरे और भी लोग शामिल होंगे। ठीक है, माजिद हैदरी साहब, एक सकारात्मक कदम है और पहल की तरह देखना चाहिए इस बैठक को। जी देखिए जनाब, मैं इसे केवल शुरुआत नहीं कहूंगा, मैं इससे शुभारंभ कहूंगा। एक नई शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और जिन्हें भी उन्होंने न्योता भेजा था वो सब मेहमान इस वक्त उनके उधर घर पे पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त सब पहले मेरे साथ आप लोग मिलके 3 दफा कहिए, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। क्योंकि लेकिन कौन अतिथि? अरे अतिथि काहे के लिए? जो अपने ही देश का नागरिक है, जो अपने ही देश की सदस्य, अपने ही देश के लिए जीने मरने वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ बातचीत करने में अतिथि देवो भव क्यों कहेंगे?
जी देखिए, जब न्योता किसी को दिया जाता है तो वो भारत की परंपरा वो तो प्रधानमंत्री आवास में कहा जाएगा सर। आप कोई पाकिस्तान से थोड़ा ना आए हैं कि आपको अतिथि देवो भव कहेंगे। अरे हिंदुस्तानी है, गर्व से कहिए कि हिंदुस्तानी है। वो तो है ना, सब हिंदुस्तान के अपने प्रधानमंत्री के पास गए, कोई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास तो नहीं गए, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए, अपने दिल की बात कहने गए हैं, उनकी मन की बात सुनने गए हैं। एक शुरुआत हुई है, एक शुभारंभ हुआ है। इस वक्त पे हम अशुभ बातें करते हैं, जैसे अशोक जी आज भी रो रहे हैं, आज भी पीट रहे हैं, वो याना साहिबा ने भी रोने का आलाप शुरू कर दिया। भाई आज शुभ आरंभ हुआ है किसी चीज का, थोड़ा मौका दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पहली बात, आज स्टेटहुड की बात नहीं होगी, क्योंकि स्टेटहुड तो माननीय गृह मंत्री जी ने खुद ही से कहा है वो तो मैं वापस दूंगा जब हालात ठीक होंगे। तो कश्मीर से जो वहां मेहमान गए हैं वो वहां पे स्टेटहुड मांगने नहीं गए। रोने की आदत आपको है। 4 अगस्त की माजिद स्थिति साहब, वापस तमीज मांगने से बात गए करिए हैं। आप। हमें 4 आप अगस्त तमीज से वापस बात चाहिए, करिए। 4 रोने अगस्त की आदत 2019। आपको है। रोने की आदत आपको है, तमीज से बात करिए। तमीज से बात करिए, रोने की आदत आपको है। रोते देखिए, आप मैं हैं। रोने के लिए आप कौन सा टेररिस्ट तमीज वाला सपोर्टर हैं। बताऊं, आप मुझे बता तमीज से दीजिए, मैं बात वही करिए, लफ्ज़ ज़बान संभाल के आप मेरे बात भाई करिए। हैं, मैं आपसे ज़बान लड़ूंगा संभाल नहीं, के आज बात शुभ करिए दिन है, और मैं तमीज से किससे बात करिए। लड़ूंगा नहीं। आप गुस्सा दिखाइए, मैं तो मारूंगा माजिद नहीं, हैदरी साहब, आपको कुछ होनी नहीं चाहता। आप उर्दू पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं, शब्दों का इस्तेमाल करिए। अल्फाज का इस्तेमाल कैसे किया जाए, कब किया जाए और कहां किया जाए, इसको आप बड़े अच्छे से जानते हैं। और पर्सनल ना बिल्कुल हूं, आज पर्सनल होने का मौका नहीं है। आज कश्मीर को आगे ले जाने के लिए बातचीत करने का मौका है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। अशोक जी, मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, वापस आऊंगा तो आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे।